चलिए वर्ल्ड जियोग्राफी की रिवीजन कर रहे हैं और वर्ल्ड जियोग्राफी की हम रिवीजन करें और इसमें देखेंगे कि हम जियोग्राफी क्यों पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद इसमें हम वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो जो ये जियोग्राफी, इसके बारे में थोड़ा देख ले, अध्ययन कर ले थोड़ा सा। तो वर्तमान परिदृश्य में भूगोल ऐसा मानवीय भौतिक विज्ञान है जिसमें मानव एवं प्रकृति के मध्य के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो भूगोल है, तो भूगोल में जो ये वर्तमान में जितनी भी परिदृश्य है, भूगोल में ऐसा मानववादी भौतिक विज्ञान है जिसमें मानव एवं प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है भूगोल में। और शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें कि जियोग्राफी किससे बना है, इसका अर्थ क्या होता है। तो जियोग्राफी जो है जियो प्लस ग्राफी से बना है। जियो का अर्थ अर्थात जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है विश्लेषण, यानी अर्थात इसका मिलाएं यानी परिभाषा इसे विस्तार से दें तो होगा, पृथ्वी का किया गया विश्लेषणात्मक अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। भूगोल के अंतर्गत भूपृष्ठ पर व्याप्त उच्चवच्च एवं अस्त्राकृतियों का अध्ययन किया जाता है और मानव जाति के आवास स्थान गृह के रूप में ये अस्त्राकृतियों के किया जाता है। और जहाँ वह प्राकृतिक दशाओं से पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु आदि स्वयं प्रभावित होते हैं और तथा अपनी क्रियाकलापों से भौतिक प्रकृति को भी प्रभावित किया जाता है। हम वर्ल्ड जियोग्राफी में भौतिक जियोग्राफी यानी फिजिकल जियोग्राफी का अध्ययन करेंगे। इसमें हम फिजिकल जियोग्राफी में खगोल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और जैव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल जियोग्राफी में सबसे पहले खगोल विज्ञान के बारे में देखते हैं। तो खगोल विज्ञान के बारे में देखें यानी कोस्मोलॉजी के बारे में हम देखते हैं। तो इसे थोड़ा सा विस्तार से देखें, सौर तंत्र, थोड़ा सा इन सब के बारे में बेसिक थोड़ा सा देख लें। तो जो सौर तंत्र है, कुछ विद्वान हैं जिन्होंने कुछ कहा है कि कैसे सौर तंत्र का कैसे हुआ था, मैंने कैसे उत्पत्ति हुई थी, इसके बारे में 1920 में एक विद्वान है उन्होंने बताए थे। कहा था कि एकल आकाशीय पिंडों से मिलकर सौर सिस्टम का उत्पत्ति हुई है। लेकिन इनके ये जो सिद्धांत दिए थे, जिनका नाम है एडविन एल्थ महोदय थे, इन्होंने कहा था 1920 में कि जो सौर तंत्र है यानी जो सोलर सिस्टम है उसका एकल आकाशीय पिंडों के एकत्रण से ही बना है। एकल आकाशीय पिंडों से ये बना है सोलर सिस्टम। लेकिन इनका 1920 में बहुत सारी आलोचनाएं हुई। उसके बाद एक 1930 में विद्वान आते हैं जिनका नाम है जॉर्ज लिमेहर। 1930 में इन्होंने बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत दिया था, लेकिन कुछ इनमें कमियां भी थी। उसके बाद 1965 में इन्होंने कुछ संशोधन करके इसके बारे में दिया था। तो देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में। इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड की कैसे उत्पत्ति हुई थी। तो ब्रह्मांड के बारे में देखें तो खगोल विषय में पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के क्रम में सौर तंत्र तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना अत्यंत ही आवश्यक है। और उन्नत जैसे इसके ब्रह्मांड की परिभाषा देखें, ब्रह्मांड की कैसे हम परिभाषा दे सकते हैं, तो उन्नत दूरियों तक विस्तृत अंतरिक्ष समय दृष्टि तथा दृश्य तथा अदृश्य पदार्थ जो है आकाशीय तथा आकाशीय पिंडों का समूह ही ब्रह्मांड कहलाता है। जैसे कि हम ब्रह्मांड का अध्ययन और सौर तंत्र का अध्ययन क्यों करते हैं, मैंने क्यों इनकी उत्पत्ति के बारे में समझते हैं हम, तो भूगोल विषय में पृथ्वी की उत्पत्ति को हम समझते हैं और इनके पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के क्रम में ही हम सौर तंत्र तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझते हैं, ये आवश्यक है। और ब्रह्मांड के परिभाषा में देखें तो उन्नत दूरियों तक विस्तृत अंतरिक्ष समय दृश्य और अदृश्य पदार्थ आकाशीय ऊर्जा या आकाशीय पिंडों का समूह ही ब्रह्मांड कहलाता है, यानी अर्थात संपूर्ण संसार ही ब्रह्मांड कहलाता है। और वर्तमान वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि आज भी ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार होता जा रहा है और जिससे कि कुछ ही हिस्से को हम देख पाते हैं। और इस संदर्भ में ब्रह्मांड को दो वर्गों में विभक्त करके हम देख सकते हैं, एक प्रेक्षणीय ब्रह्मांड और दूसरा है अप्रेक्षणीय ब्रह्मांड। जो प्रेक्षणीय ब्रह्मांड है उससे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं और जो अप्रेक्षणीय ब्रह्मांड है उससे हम नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। अंतरिक्ष के बारे में देखें, अंतरिक्ष क्या है, तो ब्रह्मांड में अवस्थित वह खाली स्थान है जो खगोलीय या आकाशीय पिंडों के मध्य उपस्थित होते हैं, यानी दो चीजों के बीच के जो चीज खाली होते हैं वही अंतरिक्ष कहलाते हैं, वही खाली स्थान ही अंतरिक्ष है। तो यही है कि ब्रह्मांड में अवस्थित वह खाली स्थान जो खगोलीय या आकाशीय पिंडों के मध्य उपस्थित होते हैं उसे अंतरिक्ष कहा जाता है, अर्थात वो खाली स्थान या निर्वात क्षेत्र होते हैं। और परंतु यदि अंतरिक्ष पूर्ण निर्वात होता है, अगर अंतरिक्ष पूरा निर्वात यानी पूरा खाली स्थान
स्थान होता है तो इसका तापमान परम शून्य ताप होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है और यह तापमान 2.7 केल्विन प्राप्त होता है। और इसलिए यह तथ्य दर्शाता है कि अंतरिक्ष पूर्ण निर्वात नहीं है, यानी पूरा शून्य या पूरा खाली स्थान नहीं है, और बल्कि हाइड्रोजन तथा हीलियम का प्लाज्मा अति विरल दशा में प्राप्त होते हैं। जो खाली भी जगह है वहाँ हाइड्रोजन और हीलियम का प्लाज्मा अति विरल दशा में प्राप्त होते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि कुछ विद्वानों ने ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष को कई वर्गों में विभाजित भी किया है, जैसे कि जियो स्पेस। तो जो जियो स्पेस है इसे सामान्य दृष्टि से पृथ्वी के वायुमंडल तथा चुंबकीय मंडल के बाहरी भाग होते हैं। और अंतरिक्ष जो बाहरी भाग है, चुंबकीय मंडल के बाहरी भाग अंतरिक्ष है, परंतु भू अंतरिक्ष पृथ्वी सतह से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक ही प्राप्त होते हैं। जो जियो स्पेस है, कुछ विद्वानों ने अंतरिक्ष को कई भागों में विभक्त किया, जैसे जियो स्पेस, उसके बाद जियो स्पेस के बाद सर्क्यूलर स्पेस, उसके बाद इंटरप्लेनेटरी स्पेस, उसके बाद इंटरस्टेलर स्पेस। तो ऐसे कई भागों में भी विभक्त किया है अंतरिक्ष के बारे में। तो जो जियो स्पेस है, तो जियो स्पेस उसे कहते हैं जो सामान्य दृष्टि से पृथ्वी के वायुमंडल तथा चुंबकीय मंडल के बाहरी भाग ही अंतरिक्ष है, परंतु भू अंतरिक्ष पृथ्वी सतह से, जो भू अंतरिक्ष है पृथ्वी सतह से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक ही ये क्षेत्र भू अंतरिक्ष प्राप्त होते हैं। और जो सर्क्यूलर स्पेस है वह हमारी पृथ्वी के 100 किलोमीटर के वायुमंडल से लेकर चंद्रमा के मध्य के खाली क्षेत्र सर्क्यूलर स्पेस कहलाते हैं। और जो इंटरप्लानेटरी स्पेस है, यानी अंतर्ग्रहीय जो अंतरिक्ष है, यह सौर्य, ये जो इंटरप्लेनेटरी स्पेस को सौर आंधियों यानी सोलर विंड के मध्य से परिभाषित किया जाता है। और सूर्य अपनी बाहरी सतह से चार्ल्ड आयरन पार्टिकल उत्सर्जित करता है, और जो कि सौरमंडल के चारों ओर लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर तक फैलकर सूर्य के जो एटमॉस्फेयर का निर्माण होता है, जिसे हमें हेलियोस्फीयर कहते हैं। और इस हेलियोस्फीयर के बाहरी सीमा को हेलियोपोज कहते हैं। और इस हेलियोपोज के अंदर का सारा हिस्सा जहां विभिन्न ग्रह तंत्र उपस्थित हो उसे इंटरप्लेनेटरी स्पेस कहते हैं। जो इंटरप्लेनेटरी स्पेस है, यानी अंतर्ग्रहीय जो अंतरिक्ष है, तो अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष को सौर आंधियों के माध्यम से परिभाषित किया जाता है, यानी सोलर विंड के माध्यम से इसे परिभाषित किया जाता है। जैसे कि सूर्य अपने सूर्य के बाहरी सतह से चार्ल्ड आयरन पार्टिकल उत्सर्जित करता है। सूर्य जो है अपनी बाहरी सतह से चार्ल्ड आयरन पार्टिकल उत्सर्जित करता है, जो कि सौर तंत्र के चारों ओर लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर तक फैलकर सूर्य के एटमॉस्फेयर का निर्माण करते हैं, और जिससे हम हेलियोस्फीयर कहते हैं इसे। और इस हेलियोस्फीयर के जो बाहरी सीमा को हम हेलियोपोज कहते हैं। और इस हेलियोपोज के अंदर का सारा हिस्सा जहां विभिन्न ग्रह तंत्र उपस्थित होते हैं उसे हम इंटरप्लेनेटरी स्पेस कहते हैं, यानी अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष कहते हैं। उसके बाद आता है अगला इंटरतार्किक अंतरिक्ष आता है, यानी इंटरस्टेलर स्पेस आता है। तो इंटरस्टेलर स्पेस किसे कहते हैं? तो किसी आकाश गंगा के आंतरिक भाग में व्याप्त विभिन्न तारों के मध्य उपस्थित जो क्षेत्र होते हैं वही उसी अंतरिक्ष क्षेत्र को इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। यानी जो हमारी आकाश गंगा के अंतरिक्ष भागों में, जो खाली जगह रहते हैं अंतरिक्ष भागों में व्याप्त विभिन्न तारों के मध्य, कई तारे होते हैं हमारे आकाश गंगा में, कई तारे हैं, तो विभिन्न तारों के मध्य जो खाली जगह है, जो अंतरिक्ष क्षेत्र है, उसी को हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं, यानी अंतरतार्किक अंतरिक्ष कहते हैं। उसके बाद अगला आता है इंटरगैलेक्टिक स्पेस आता है, यानी जो ये इंटरगैलेक्टिक यानी अंतर आकाश गंगा स्पेस आता है। तो इससे हम दृश्य ब्रह्मांड में उपस्थित करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाओं में से 2 आकाश गंगाओं के मध्य का अंतरिक्ष क्षेत्र ही ये इंटर आकाश गंगा स्पेस कहलाते हैं। अर्थात ब्रह्मांड एक बृहत्तम इकाई है जिसके अंदर अंतरिक्ष समाहित होते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देखें
ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में व्याख्यात विभिन्न धर्म ग्रंथों के अलावा वैज्ञानिक प्रयोग के रूप में भी देखने को मिलते हैं, परंतु वैज्ञानिक के साक्ष्य के संदर्भ में सर्वाधिक प्रमाणिक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी ही है। और 1920 में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक एडविन अबूल द्वारा 1920 में टेलीस्कोप के माध्यम से ब्रह्मांड के निरंतर हो रहे विस्तार की पुष्टि की गई थी। इन्होंने 1920 में जो एडविन अबूल है 1920 में अपने टेलीस्कोप के द्वारा ब्रह्मांड के निरंतर हो रहे विस्तार के पुष्टि की थी कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। और 1960 के दशक में कॉस्मिक रेज थ्योरी के अस्तित्व में आने के उपरांत यह इनके सिद्धांत चर्चा में आया था। और बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादन बेल्जियम के प्रसिद्ध खगोलवेत्ता जॉर्ज लिमिटर हैं वो बेल्जियम के प्रसिद्ध खगोलवेत्ता हैं। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी। बिग बैंग थ्योरी इन्होंने जॉर्ज लिमिटर ने दी थी और इनके अनुसार कहते हैं ये कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व आज के ब्रह्मांड का समस्त पदार्थ एक बिंदु में समाहित था, जिसे पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी यानी विलक्षणता का बिंदु कहा जाता है। और इससे पूर्व प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक स्टीम एंड हॉकिंग ने अपनी पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में भी लिखा है कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक मटर के दाने की भांति एक ही बिंदु में समाहित है। जो बिग बैंग थ्योरी 1930 में जो ये जॉर्ज लिमिटरे हैं इन्होंने दी थी। फिर 1963 में 1965 में इसे 1930 वाले सिद्धांत को 1965 में संशोधन किए थे और बिग बैंग थ्योरी के नाम से हम जानते हैं। इससे जो इनका नाम है ये बेल्जियम के प्रसिद्ध खगोलवेत्ता इनका नाम है जॉर्ज लिमिटर है। इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा था कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो आज का हमारा ब्रह्मांड है इसका समस्त पदार्थ एक ही बिंदु में समाहित था, जिसे पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी यानी विलक्षणता का बिंदु कहते हैं। और इनसे पहले एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम है स्टीम एंड हॉकिंग। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में कहा था कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक मटर के दाने की भांति एक ही बिंदु पर समाहित था। मैंने मिलाजुल के साथ बात एक ही है। सर्वोच्च तापमान होता है, सर्वोच्च घनत्व होता है, सर्वोच्च गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ न्यूनतम आयतन वाली भी होती है। और उच्च गुरुत्वाकर्षण के वजह से यह एक कृष्ण पिंड यानी कृष्ण छिद्र की भांति दिखती है, यानी काला छिद्र की भांति जिसे हम ब्लैक होल भी कहते हैं, कृष्ण छिद्र की तरह दिखती है। और सिंगुलैरिटी तथा इससे पूर्व की दशा में किसी भी प्रकार के भौतिक शास्त्र एवं गणित के नियम लागू नहीं होते हैं। और क्रांति हुई ताप और घनत्व में, ताप और घनत्व के उपरांत मैंने इनके क्रांति के उपरांत मैंने घर्षण हुए थे, बहुत सारे घर्षण के बाद दबाव के बाद उपरांत आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व 13.7 अरब वर्ष पूर्व सिंगुलैरिटी में महाविस्फोट हुआ था। मैंने घर्षण ज़्यादा दबाव की वजह से, क्योंकि सिंगुलैरिटी जो है इसमें सर्वोच्च तापमान है, सर्वोच्च घनत्व है, सर्वोच्च गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ न्यूनतम आयतन वाली है। और इसमें उच्च गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसमें एक कृष्ण पिंड भी है और इसे ब्लैक होल भी शायद कहा जाता है। और सिंगुलैरिटी से पूर्व की दशा में किसी भी प्रकार के भौतिक शास्त्र एवं गणित के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि बहुत सारा अंधार कोई भी नहीं कहा जा सकता, वहाँ पर पूरा ब्लैक था। और उसके बाद इनमें जो घर्षण तपाव इन सबका घर्षण हुआ एक साथ में, तो इससे मैंने पूरा दबाव लगा, घर्षण हुआ। तो इसके उपरांत आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व सिंगुलैरिटी में एक महाविस्फोट हुआ। इस घर्षण इस दबाव की वजह से विस्फोट हुआ और विस्फोट की प्रचंडता के वजह से कुछ ही सेकेंड में सिंगुलैरिटी के पदार्थ लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरियों तक बिखर गए थे। और यह संपूर्ण घटना अंधकार में ही हुई थी, क्योंकि उस समय अभी लाइट नहीं था। और विस्फोट के उपरांत कई सारी ऊर्जाएं मुक्त हुई। मुक्त ऊर्जा से कणों से आरंभिक लगभग
लगभग 3,70,000 वर्ष तक मौलिक कणों की उद्भव हुई, जैसे भूषण पार्टिकल, मेसान पार्टिकल, क्वार्क एवं न्यूट्रोजन आदि का उत्पन्न हुई, जिसे हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। और इन कणों के आपसी संयोग हुआ और इन आपसी संयोग से क्रमिक रूप से संयोग हुआ और संयोग से क्रमिक रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के उपरांत परमाणु की रचना हुई और 2 हाइड्रोजन परमाणु के आपसी संयोग हुआ और आपसी संयोग से हीलियम के निर्माण के साथ ही सर्वप्रथम ब्रह्मांड के अरबों खरबों गैसीय पिंड दीप्तिमान हो गए, और जिससे सर्वप्रथम ब्रह्मांड जगमगाने लगा था। और जगमगाते यह गैसीय दीप कुंज तारा तंत्र एवं आकाश गंगाओं के रूप में धारण करते हैं। और ब्रह्मांड की असंख्य आकाश गंगाओं में से एक है हमारी आकाश गंगा, जिसे हम मंदाकिनी यानी दुग्ध मेखला कहते हैं, और जिसमें भ्रमण कर रहे लाखों तारों में से एक है हमारा तारा सूर्य। जो हमारी लाखों कई आकाश गंगाएं हुए, उन सारे में से हमारा एक आकाश गंगा मंदाकिनी है, या इसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। इसमें भ्रमण कर रहे लाखों तारे भी हैं, और उनमें से एक तारा हमारा सूर्य है। और सूर्य परिवार के विभिन्न ग्रह भी है, विभिन्न ग्रहों में से जैसे कि गोल्डीलॉक्स जोन, विभिन्न ग्रहों में से गोल्डीलॉक्स जोन में उपस्थित जैविक ग्रह पृथ्वी भी है। इसमें जो जैविक ग्रह है, जैविक गोल्डीलॉक्स जोन वह होता है जहां जीवन व्यतीत किया जाता है, और अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के क्रम में ही पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या हो जाती है। उसके बाद आकाशगंगा के बारे में देखें तो आकाशगंगा के बारे में देखें तो सुदूर अंतरिक्ष में दिखाई देने वाली लाखों करोड़ों तारे टिमटिमाते समूहों का, जो अगर हम आकाश की तरफ देखें बहुत सारे जब तारे होते हैं तो एक ही जगह पर कभी कभी दिखते हैं कि एक ही जगह पर बहुत सारे लाखों करोड़ों तारे होते हैं। वहीं दिखाता है कि सुदूर अंतरिक्ष में दिखाई देने वाले लाखों करोड़ों टिमटिमाते तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है, जहाँ लाखों करोड़ एक ही जगह बहुत सारे लाखों करोड़ों तारे टिमटिमाते हैं एक ही जगह पूरा संयुक्त होकर, उसे आकाशगंगा कहते हैं। और आकृति के आधार पर यह निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि वृत्तीय आकार के होते हैं, दीर्घ वृत्तीय आकार के होते हैं, सर्पिलाकार के होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसका आकार सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। तो इसमें से हमारी जो आकाशगंगा है वो सर्पिलाकार की है। सर्पिलाकार स्तरी की भांति दिखती है, चूंकि हमारी आकाशगंगा के मध्य भाग में एक चमकीली दुधिया रेखा भी दिखाई देती है, तो इसलिए इसे हम दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे भी कहते हैं। और हमारी आकाशगंगा में उपस्थित लाखों तारा तंत्रों में से एक है सूर्य, और सूर्य लगभग 240 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा निरंतर कर रहा है, और यह परिक्रमा लगभग 250 मिलियन वर्ष में पूरी होती है, अब जिसे एक खगोलीय वर्ष कहते हैं। यानी जो हमारे सूर्य है, हमारी आकाशगंगाओं में उपस्थित लाखों तारे हैं, उनमें से हमारा भी एक सूर्य है, सूर्य एक तारा है। ये आकाशगंगा के जैसे पृथ्वी और सारे ग्रह, जैसे पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है, और पृथ्वी और सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य आकाशगंगा के परिक्रमा करता है। तो जो हमारी जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा में लाखों करोड़ों तारे हैं, उनमें से भी एक हमारा तारा सूर्य है, और सूर्य लगभग 240 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा निरंतर कर रहा है, और यह परिक्रमा लगभग 250 मिलियन वर्ष में उसकी पूरी होगी। और जिससे जब 250 मिलियन वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी हो जाएगी, मैंने आकाशगंगा का जो परिक्रमा कर रहा है पूरी हो जाएगी, तो जब पूरी होगी तो एक खगोलीय वर्ष कहलाता है जिसकी पूरी होगी। और ब्रह्मांड में दूरी मापन की इकाई प्रकाश वर्ष है, और प्रकाश वर्ष से आज से 1 वर्ष के प्रकाश, अगर ब्रह्मांड में हम दूरी नापते कैसे हैं तो हम प्रकाश वर्ष से ही दूरी नापते हैं। प्रकाश वर्ष से आज से है कि 1 वर्ष में प्रकाश की किरणों द्वारा तय की गई दूरी है। प्रकाश लगभग 2,98,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड के दर से गति करता है, और दूरी मापन की इससे बड़ी इकाई परसेक है, जहां एक परसेक बराबर 3.25 लाइट ईयर वर्ष होते हैं। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी की आलोचना भी हुई थी। बिग बैंग जो थ्योरी दिए गए थे कि कैसे बहुत सारे उच्च ताप के वजह से, उच्च ताप उपघर्षण की वजह से विस्फोट हुआ था। विस्फोट होने के बाद
कई सारे अणुओं का बिखरा हुआ फिर संयोग हुआ, कैसे मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, बिग बैंग थ्योरी में बताए गए थे। बिग बैंग थ्योरी के कुछ आलोचना भी हुए थे। देखते हैं आलोचना कौन किए थे और क्या बताए गए हैं आलोचना में कहा गया था कि जो सिंगुलेटरी के पूर्व की दशा है, सिंगुलेटरी के पूर्व की दशा में अब तक स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है कि सिंगुलेटरी के पूर्व की दशा कैसी थी, क्या थी, उसके बारे में तभी कुछ नहीं कहा गया है। प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान अलेन गुथ जो हैं, अलेन गुथ के अनुसार ये कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास की प्रक्रिया डोलन क्रिया के परिणाम है, जिसे डोलन सिद्धांत ये कहते हैं। ये बिग बैंग थ्योरी को नकारते हुए कहते हैं कि ये कहते हैं जो अलेन गुट है, ये अमेरिका के विद्वान हैं, ये कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास की जो प्रक्रिया है डोलन क्रिया से हुआ है और इसे ये डोलन सिद्धांत कहते हैं, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के प्रत्येक पदार्थ लगभग 41 बिलियन वर्ष तक एक केंद्र से दूर जाते हैं और जिसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है दूर जाते हैं, तो जबकि पुनः 39 अरब वर्ष तक केंद्र की ओर फिर आते हैं, तब संपूर्ण पदार्थ एक केंद्र में समाहित हो जाते हैं और इस प्रकार से निर्माण एवं विनाश की प्रक्रिया अंतरकाल में ये चलते रहते हैं। फिर एक डॉक्टर थॉमस गोल्ड है एवं अर्मन बॉन्डी है, इन्होंने भी बिग बैंग थ्योरी की आलोचना की थी। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड सतत विकास प्रक्रिया के परिणाम ही है, जिसका प्रतिपादन है स्टेडी स्टेट थ्योरी यानी सतत सृष्टि सिद्धांत के तहत किया गया है। और फिर आज भी ब्रह्मांड के कई तत्व अबूझ पहेली की तरह बने हुए हैं, जिसका जवाब विज्ञान जगत में नहीं है और जिसे हम गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, उसके अस्तित्व के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। उसके बाद बिग बैंग थ्योरी के कुछ समर्थक भी हुए हैं। समर्थक में देखें तो प्रतिदर्शी यंत्रों के माध्यम से सिद्ध है कि हमारा ब्रह्मांड आज भी एक फूलते गुब्बारे की भांति प्रसार हो रहा है और वैज्ञानिक परीक्षणों से यह देखा गया है कि कुछ ऐसे बिंदु अवस्थित हैं जहां एक से अधिक ब्लैक होल संग्रहित हो रहे हैं और यूरोप में अल्प श्रेणी पर अवस्थित जॉर्ज हाइड्रल कोलाइडर महामिशन के प्रयोग से एक विशिष्ट प्रयोग के पार्टिकल की खोज की गई थी, जिसे हिग्स बोसॉन पार्टिकल कहा जाता है। इसे ही गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सोलर सिस्टम के बारे में देखें, अगर हम सोलर सिस्टम के बारे में देखें तो सोलर सिस्टम में देखें तो हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला में उपस्थित अरबों तारे तंत्रों में अरबों तारे तंत्र हैं और उन अरबों तारे तंत्रों में से हमारा सौर तंत्र भी है। हमारा सौर तंत्र यानी हमारा सौर तंत्र, हमारा सौर परिवार जिसमें हमारा सूर्य है, यानी हमारा सूर्य है उसमें लाखों तारों में से, और हमारे सौर तंत्र में केंद्रीय तारा सूर्य के अलावा ग्रह भी हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, बौन ग्रह हैं, उल्का पिंड है, धूमकेतु आदि हैं। तारा के बारे में देखें तो सुदूर अंतरिक्ष में जगमगाते वह आकाशीय पिंड हैं जिनमें अपनी स्वयं की ऊर्जा तथा प्रकाश उपस्थित होती है, जिन्हें तारा कहा जाता है। जैसे सूर्य एक तारा है और सूर्य के ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसमें उच्च तापीय दशा में हाइड्रोजन की दो समस्थानिक ड्यूटेरियम तथा ट्राइटेनियम आपस में संयुक्त होते हैं, संयुक्त होकर हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं तथा ऊर्जा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं। इसलिए जो तारे होते हैं उसमें इसी प्रकार से लाइट होती है। उसके बाद सूर्य की संरचना के बारे में देखें तो हमारा जो सूर्य है, सूर्य संरचनात्मक दृष्टिकोण से 4 संकेंद्रण मेखलाओं में विभाजित है जो क्रमशः निम्नलिखित है, जैसे कि कोर ऑफ सन हो गए, उसके बाद फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल हो गए, और उसके बाद फोटोस्फीयर के बाद वर्णमंडल आते हैं यानी क्रोमोस्फीयर आते हैं, उसके बाद किरीट या मुकुट हो गए, उससे जिसे हम कोरोना भी कहते हैं वो हो गए। तो सबसे पहले कोर ऑफ द सन के बारे में देखें, यानी क्रोड देखें, सन के क्रोड के बारे में। तो यह सूर्य का केंद्र भाग होता है। जो कोर है वो सूर्य के यानी कोर या क्रोड का है, हिंदी में क्रोड कहते हैं। जो कोर है वो सूर्य के केंद्र भाग होते हैं जहां करोड़ों डिग्री तापमान पाया जाता है। अब प्रकाश मंडल में नाभिकीय संलयन के उपरांत हाइड्रोजन की तुलना में भारी हीलियम नाभिक क्रोड की ओर चले जाते हैं, यानी नाभिकीय जो प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल में नाभिकीय संलयन के उपरांत हाइड्रोजन की तुलना में भारी हीलियम नाभिक क्रोड की ओर चले जाते हैं और इसलिए क्रोड में धीरे धीरे हीलियम की मात्रा बढ़ती जाती
जाती है। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि क्रोड में कुछ मात्रा में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया भी चल रही होती है। उसके बाद प्रकाश मंडल के बारे में देखें, यानी फोटोस्फीयर के बारे में, तो सूर्य का सबसे चमकीला मंडल प्रकाश मंडल ही है, जहां निरंतर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती रहती है। उल्लेखनीय है कि चमकीले प्रकाश मंडल में प्रत्येक 113 वर्ष के साइकिल के कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं। जो ये प्रकाश मंडल है, प्रकाश मंडल में ये हमेशा चमकीला होता है। जो ये चमकीले प्रकाश मंडल होते हैं, जो सूर्य का सबसे चमकीला ये भाग होता है प्रकाश मंडल, तो इसमें प्रत्येक 11 से 13 वर्ष के साइकिल के कुछ कालों के बाद काले धब्बे इसमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम सन स्पॉट कहते हैं, यानी सौर्य कलंक कहते हैं। और सौर्य कलंक की उत्पत्ति प्रकाश मंडल के किसी क्षेत्र में नाभिक संलयन की प्रक्रिया के अधिक हो जाने की वजह से होता है। सौर्य कलंक दो प्रकार के होते हैं, यानी जो सन स्पॉट हैं दो प्रकार के होते हैं, हाई सन स्पॉट और लॉन्ग सन स्पॉट। जो हाई सन स्पॉट है यह सौर्य कलंक के निर्माण की दशा को बताता है कि निर्माण हो रहा है। और जो लॉन्ग सन स्पॉट है यह सन स्पॉट निर्मित होने के उपरांत जब कुछ 1 वर्ष तक प्रकाश मंडल में नजर आते रहते हैं तो लॉन्ग सन स्पॉट कहा जाता है। और ध्यान दें कि लॉन्ग सन स्पॉट की दशा में सूर्य से मुक्त होती ऊर्जा की मात्रा में आंशिक रूप से कमी आ जाती है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया की बाहरी परिधि में अत्यंत चमकीली प्रकाश मंडल जो प्रकाश दिखती है प्रकाश मंडल की ही दिखाई देती है, जिसे हम रिंग वलन या डायमंड रिंग भी कहते हैं। जो अगर जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो चंद्रमा के जो बाहरी भाग में के बाहरी भाग में जो पतली सी रेखाएं दिखाई देती है तो उससे ही हम जो अत्यंत चमकीली होती हैं उसे ही हम हीरा वलन या डायमंड रिंग कहते हैं। उसके बाद क्रोमोस्फीयर आता है, यानी वर्णमंडल आता है सूर्य के जो तीसरा भाग है। तो यह प्रकाश मंडल की बाहरी पेटी है जिसका रंग लालिमा से युक्त है और इसलिए इसे वर्णमंडल भी कहते हैं। सुबह या शाम के समय जब हम सुबह और शाम के समय देखते हैं जब सूर्य का आकार बड़ा होता है, ज़्यादा लाल होता है, यानी सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और सबसे ज़्यादा वो लाल दिखाई देता है, वही वर्णमंडल होता है। और उसके बाद उसमें वर्णमंडल की उपस्थिति ही सबसे बड़ा नजर आते हैं। उसके बाद ये मुकुट या ताज या किरीट आते हैं जिसे हम कोरोना कहते हैं सूर्य के। यह सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है जिसे क्राउन भी कहा जाता है और इसका तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस 6000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और सूर्य के इसी भाग से सूर्य ऊर्जा जलती हुई ज्वाला के रूप में या सौर आंधियों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। सूर्य की ऊर्जा का निर्माण प्रकाश मंडल में होता है, लेकिन कोरोना क्षेत्र से सूर्य ऊर्जा निकलता है। उसके बाद सूर्य से मुक्त होने वाली ऊर्जा के बारे में देखें तो सूर्य से मुक्त होने वाली ये जो ऊर्जा है सौर तंत्र विकिरण के रूप में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में पृथ्वी के सतह पर पहुंचती है। और यह विकिरण लघु तरंगीय यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन है जिससे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। और ध्यान दें कि सूर्य से प्राप्त विद्युत चुंबकीय तरंग में निम्नलिखित प्रकार की ऊर्जाएं किरणें भी समाहित होती है जिन्हें हम देख कर समझ सकते हैं, जैसे कि चित्र भी बनाकर भी देख सकते हैं, जैसे कि गामा रेज होते हैं, उसके बाद अल्ट्रा वाइल्ड रेज होते हैं, इन सब उपस्थित होते हैं। अल्ट्रा रेज और एक्स रेज जो हैं और अल्ट्रा जो वाइल्ड रेज हैं ये तीनों धरातल पर नहीं पहुंचते हैं बल्कि ये आयन मंडल में ही चले जाते हैं। आयन मंडल की गैसें जो होते हैं वहाँ के गैसें रुक लेती हैं और गैसें रुक कर फिर इसे सूर्य के पास भेज देती है। और उसके बाद फिर जो IR रेज हैं और उसके बाद फिर माइक्रोवेव होते हैं, उसके बाद रेडियो वेव होते हैं, इन सब की उपस्थिति सूर्य पर होती है। बैगनी किरणों से छोटी किरण पारा बैगनी किरण है और लाल से बड़ा जो है वो अर्धरग्ध किरणें होती हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा ये जो IR रेज हैं ये होते हैं।
उसके बाद उपयुक्त, जैसे हम इसके बारे में देखें कि सूर्य में कौन कौन सी किरणें होती हैं, तो ऊर्जा किरणों को हम 4 वर्गों में रख कर देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्पेक्ट्रम में देखें तो फर्स्ट स्पेक्ट्रम में देखें तो स्पेक्ट्रम से आते हैं कि विभिन्न तरंग दैर्ध्य वाली ऊर्जा समूह से है, और इसके अंतर्गत सूर्य किरणों में उपस्थित सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली ऊर्जा किरणों को समाहित किया जाता है, जैसे गामा रेज हो गए, उसके बाद फिर अल्ट्रावेव रेज हो गए, एक्स रेज हो गए और एफ रेज हो गए, ये सब की उपस्थिति होती है। सेकेंड स्पेक्ट्रम में जैसे इसके अंतर्गत दृश्य प्रकाश को रखा जाता है, जो कि 7 रंगों में नामित होती है, और इसकी उपस्थिति की वजह से हम दिन के समय किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, यानी जो प्रकाश जो दृश्य प्रकाश है उसी के ही माध्यम से हम दिन में भी किसी वस्तु को देख सकते हैं। थर्ड स्पेक्ट्रम में इसके अंतर्गत हम इंट्रा रेड रेज को रखते हैं। इंट्रा रेड रेज जो है जिसे IR रेज कहते हैं, इंट्रा रेड रेज जो है ये अवरक्त किरणों को सम्मिलित करते हैं, जिसकी उपस्थिति से ही सूर्य किरणों में उष्मा ऊर्जा निहित होती है, और इसे सूर्य के इस किरण से गामी होती है, और वर्तमान में इसका कृत्रिम उद्योग भी में प्रयोग किया जाता है, जिसे डिमोड से सेंसिंग के लिए यानी सुदूर संवेशन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और फोर्थ स्पेक्ट्रम में इसके अंतर्गत सूर्य विकिरण में उपस्थित दीर्घ तरंगों को रखा जाता है, जैसे माइक्रो तरंग हो गए, माइक्रोवेव, और रेडियो तरंग हो गए, और इनका प्रयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है। उसके बाद हम ग्रहों के बारे में देखेंगे कि सूर्य जो तारा है हमारा, जो आकाशगंगा देख ले, ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखें, आकाशगंगा देख ले। आकाशगंगा में कई तारे, हमारी आकाशगंगा के बारे में भी देखा था, और दुग्ध मेखला, और हमारी आकाशगंगा में कई सारे तारे हैं, उनमें से हमारा एक सूर्य है। सूर्य के देख लिया। अब सूर्य परिवारों के बारे में देखें, सूर्य परिवारों के बारे में देखें तो इसमें कौन कौन से सूर्य परिवारों में से हैं। तब सूर्य परिवार में इनके कितने सारे ग्रह हैं, इनके बारे में देखें तो जो ये सूर्य है, तो सूर्य में 2 पेटी होती है। सूर्य परिवार में 2 पेटी होती है। एक पेटी के अंदर बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल है। मंगल के बाद एक पेटी स्टार्ट होती है जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और उसके बाद बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण होते हैं। उसके बाद इससे हम कुइपर बेल्ट कहते हैं, उसके बाद कुइपर बेल्ट प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम इन सारे जो ग्रह हैं, इनके सारे ग्रहों के घनत्व के बारे में देखने कि इनकी घनत्व कितनी है। तो सूर्य से दूर कौन कितना है। जो मरकरी है 0.387 जितने भी वर्ग किलोमीटर मैंने इतनी दूरी पर ये दूर है। और उसके बाद जो वेनस है 0.7723 हैं। अर्थ जो है 1.00, और जो मार्स है वो 1.524, जुपिटर जो है 5.203, और जो इसके बाद जो जुपिटर है, जुपिटर के बाद जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह 9.539। उसके बाद जो अरुण है, अरुण इसके 19.118 और 182। और उसके बाद जो वरुण है 30.058, ये इतनी दूरी है। उसके बाद इनकी घनत्व कितनी प्राप्त होती है। तो जो मरकरी है, मरकरी की यानी बुध की घनत्व देखें तो 5.44। उसके बाद शुक्र की 5.245, पृथ्वी की 5.517 घनत्व में। और उसके बाद जो ये मंगल ग्रह है, मंगल का 3.945, और जो बृहस्पति है, बृहस्पति का 1.33, और शनि का 0.70, और जो ये अरुण है, अरुण का 1.17, और वरुण के 1.16 है। उसके बाद अर्धव्यास इनके बारे में देखें तो मरकरी का अर्धव्यास यानी बुध का अर्धव्यास 0.383 है। उसके बाद शुक्र का 0.949 है। अर्थ का व्यास 1.00 है। और जो मार्स है यानी मंगल है, इसका 0.533 है। और बृहस्पति है 11.19 है। और
शनि का 9.460 है और अरुण का 4.11 है और वरुण का 3.88 है। उसके बाद उपग्रहों की इनकी संख्याएं कितनी है? जो ये बुध है, बुध ग्रह की एक भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद शुक्र ग्रह के भी एक भी उपग्रह नहीं प्राप्त होते हैं। पृथ्वी की एक उपग्रह है, मंगल के 2 उपग्रह हैं और उसका बृहस्पति के 92 उपग्रह हैं। और उसके बाद जो ये शनि है, शनि के 83 उपग्रह और उसके बाद जो ये अरुण है, अरुण के 27, वरुण के 14 उपग्रह हैं। तो सबसे पहले अब हम बुध ग्रहों के बारे में देखें तो जो बुध ग्रह है ये सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, लेकिन ये शुक्र इतना गर्म नहीं है क्योंकि इसका कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए दिन के समय में ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और दिन में तापमान इसकी 600 से तक चली जाती है और रात में तापमान 400 तक नीचे आ जाती है। उसके बाद जो ये शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह के बारे में तो इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को यह सुबह से पूर्व दिशा में 5 बजे से 4 बजे के बीच दिखाई देता है और शाम को यह सूर्यास्त के समय दिखाई देता है और शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। यह 95% कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है इसमें और इसलिए यहाँ के तापमान कभी कम नहीं होता है। उसके बाद मंगल ग्रह आते हैं। जो यह मंगल ग्रह है यह माना जाता है कि 3.7 मिलियन साल पहले जीवन हुई, लेकिन हुई होगी, मैंने इस पर जीवन की संभावना थी 3.7 मिलियन वर्ष पहले जीवन की संभावना थी इस पर, लेकिन आज से समय ऐसा नहीं है और पर बर्फ देखने को मिलते हैं। आज ऐसा समय नहीं है कि इस पर जीवन संभावित हो सके मंगल पर। इस पर सिर्फ आज के समय में इस पर यहाँ सिर्फ बर्फ देखने को मिलते हैं और बहुत ठंडा ग्रह इसे माना जाता है। ये अपने कक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है मंगल ग्रह। उसके बाद बृहस्पति के बारे में देखें तो यहाँ पर एक आंख वाले दिखाई देता है और इसे आई जुपिटर भी कहा जाता है। यह पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है। उसके बाद शनि के बारे में देखें, जो शनि है यह बाह्य ग्रहों में से दूसरा सबसे बड़ा आकार वाला ग्रह है और कृषि का देवता भी कहा जाता है इसे, और हल्के पीले रंग एवं हल्के नारंगी रंग के दिखाई देने वाला ये ग्रह है। हमारा सोलर सिस्टम का सबसे सुंदर ग्रह है। अब इसके सुंदरता का मुख्य कारण है इसमें पाए जाने वाले रिंग यानी वलय पाए जाते हैं और शनि का घनत्व हमारी सौर तंत्र के विभिन्न ग्रहों में सबसे कम है, अर्थात पानी के घनत्व से भी कम है और पानी के घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू है और इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू है। और अर्थात यदि शनि को एक विशाल काय महासागर में भी डुबा दिया जाए तो यह फुटबॉल की भांति ऊपर तैरने लगता है और इसकी वलन का खोज गैलीलियो ने की थी। अब तथा इनके अनुसार यह वलन ठंडी गैसीय धूलकण, हिमकण, ठोस आदि के समारोहन से ही ये वलन इनका जो ये रिंग है इसका रिंग का निर्माण हुआ है। और वर्तमान में खोजे गए विभिन्न उपग्रहों में शनि के उपग्रह की संख्या सर्वाधिक है, वर्तमान में अब सर्वाधिक हो गई है इसकी संख्या। इनमें से विभिन्न उपग्रहों में से टाइटन सबसे महत्वपूर्ण है। जो शनि के टाइटन है उपग्रह में से सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका अपना वायुमंडल भी है और इसलिए खगोलीय विद्वानों का अनुमान है कि टाइटन पर भूगर्भीय कालखंड में जीवन की संभावना रहेगी। अरुण के बारे में देखें, यह सौर तंत्र का 7वां दूरस्थ ग्रह है जिससे हरा ग्रह अथवा स्वर्ग का देवता भी कहा जाता है। और शुक्र के अथवा अरुण ही ऐसा ग्रह है जो शुक्र के अलावा अरुण ऐसा ग्रह है जो दाहिनी वर्त दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य भी जो शुक्र ग्रह है वो भी सूर्य की दाहिनी वर्त दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण जो है ये भी दाहिनी वर्त दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। अब इसलिए यहाँ भी सूर्योदय पश्चिम की ओर तथा सूर्यास्त पूर्व की ओर होती है। और उसके बाद जो अरुण है इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। तो यह अपने कक्ष पर लगभग 98 डिग्री पर झुका हुआ है और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह लेटा हुआ है और इसलिए इसे लेटे हुए ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। और अपने झुकाव की वजह से यह सूर्य की परिक्रिया ध्रुव से ध्रुव की ओर करता है और बृहस्पति लगभग 12
वर्षों में परिक्रमा पूरा करता है सूर्य की। और जो शनि है, उसके बाद जो शनि है, शनि 29.5 वर्ष यानी 29.5 वर्ष में अपनी परिक्रमा पूरा करता है। अरुण जो है 84 वर्ष में अपनी परिक्रमा पूरा करता है, और इसलिए यहाँ एक वर्ष पृथ्वी के 84 वर्ष के बराबर होता है। और वर्तमान में अरुण के 27 उपग्रहों की खोज हो गई है, और जिसमें से टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है। जो ये अरुण है, इसकी ग्रहों में से 27 उपग्रहों की खोज हुई है। मैंने अब तक 2024 में 27 इसके उपग्रह हो गए हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है, तथा जो उसके बाद ओवेरोन है, ये सबसे चमकीला उपग्रह है इसका। उसके बाद वरुण के बारे में देखें, या नेपच्यून के बारे में देखें। इसे जल या महासागर का देवता कहा जाता है। आकार, प्रकार, संरचना आदि के क्रम में अरुण के भांति होने की वजह से, ये अरुण के भांति आकार, संरचना के आकार उकार की तरफ से अरुण की भांति ही दिखाई देता है। अरुण के भांति के होने के वजह से इसे जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है अरुण का। और ध्यान देने की यह बात है कि ग्रील प्लैनेट यानी जो इसे हारा ग्रह, जो अरुण है हारा ग्रह कहते हैं, एवं वरुण दोनों संयुक्त रूप से जुड़वा कहलाते हैं, जबकि पृथ्वी एवं शुक्र ग्रह जो है ये जुड़वा बहनें कहलाती हैं। और वरुण और अरुण विपरीत बाह्य दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 165 वर्षों में पूरी अपनी परिक्रमा ये लोग करते हैं। और वरुण ग्रह में पाए जाने वाला ग्रेट ब्लैक स्पॉट इसकी वायुमंडल का महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। यहाँ निरंतर प्रचंड पवनों का संचलन भी पाया जाता है। और नेपच्यून यानी वरुण जो है, अरुण की खोजे गए विभिन्न उपग्रहों में से ट्रिटन सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे पूर्ण सौर मंडल का सबसे ठंडा पिंड है, और जिसका तापमान -200 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होती है। ट्रिटन वरुण की यानी नेपच्यून की परिघमान कक्षा में विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। और वरुण हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन तथा अमोनिया जैसे गैसीय वायुमंडल के से बने हुए हैं, यानी उससे घिरे हुए हैं। और उसके बाद प्लेटो के बारे में, यानी हम जो है प्लेटो के बारे में देखें। जो प्लेटो है 1930 में खोजा गया प्लेटो 2006 से लेकर 2007 की ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। मैंने 1930 में इसे एक ग्रह खोजा गया, कहा जाता है ये ग्रह है, लेकिन 2006 से लेकर 2007 में उपग्रहों की कुछ श्रेणियां रखी गई थी, उसके हिसाब से इसे बाहर कर दिया गया, क्योंकि यह अपने सीमित ग्रह है। ये जो आप इसके समीपी ग्रह जो अरुण है, अरुण की कक्षा को प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए अब इसे बौना ग्रह के दर्जा में रखा गया है। और बौने ग्रह से आते हैं छोटे आकार के ग्रह, जिसे पूर्ण ग्रह नहीं माना जाता है। और हमारे सौर तंत्र यानी उसके बाद हम उल्काव देखें। ग्रहों के बारे में देख लिए अपने। जो सौर तंत्र है, सौर तंत्र में तारा हमारे सूर्य है, और सूर्य परिवार कहलाते हैं। उसमें सौर परिवार में जितने ग्रह हैं उसके बारे में देख लिया। उसके बाद इनमें उल्का पिंड, उल्काव और उल्कापात भी होते हैं। जो उल्काव है, उल्काव किसे कहते हैं, तो जब ये अंतरिक्ष में घूमता है तो उल्काव कहते हैं। और जब ये पृथ्वी के आकर्षण से प्रभावित होता है, पृथ्वी के वायुमंडल की ओर जाता है, तो इसे हम उल्का पिंड कहते हैं। और उसके बाद उल्का पिंड को ही हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। और उसके बाद जो उल्कापात है, तो उल्कापात है जब उल्का पिंड पृथ्वी के सतह पर गिरता है, तो उसे हम उल्कापात कहते हैं। और पृथ्वी पर गिरने की वजह से कई झीलों का भी निर्माण हुआ है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया का निर्माण हुआ है, उल्कापात से ही हुआ है। और महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में बुल्ढाना के लुनार झील जो है उल्कापात से ही निर्माण हुआ है। और हमारे सौर तंत्र में ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रहों के अलावा हजारों की संख्या में छोटी बड़ी आकार के चट्टानें हैं, क्षात्रिक हैं, ठोस पिंड उपस्थित हैं, जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, और इन्हें उल्काव कहा जाता है। जब यह आकाशीय पिंड पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से गुरुत्वीय शक्ति में आ जाते हैं, तो इसे वायुमंडलीय घर्षण के कारण जलने लगते हैं, और जलने से यह टूटे हुए तारे की भांति दिखाई देते हैं, और इन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। और कभी कभार बड़े आकार के वाले जो होते हैं उल्का पिंड को केंद्रीय ठोस से धातुक भाग पृथ्वी के सतह में आकर टकराते हैं, जिसे हम उल्कापात कहते हैं। उसके बाद धूमकेतु के बारे में देखें।
धूमकेतु के बारे में देखें, जो ये धूमकेतु है सौरमंडल के बाहरी भाग में ये रहते हैं। सौरमंडल के बाहरी भाग में लगभग 5 से 15 अरब किलोमीटर दूर पर हिमकण तथा ठंडे धूल कणों की एक पेटी है। पेटी दीर्घवृत्तीय आकार में पाई जाती है, जिसे क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। जो क्यूपर बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट के समीप ही हजारों की संख्या में धूमकेतुओं की प्राप्ति होती है। यह ठोस चट्टान और धूलकण तथा जली हुई गैसों के साथ साथ हिमकणों से निर्मित हुई है और इसलिए इन्हें गंदे हिमकंदुकी भी कहा जाता है। इनका आकार बृहस्पति एक ग्रह जैसा भी संभव हो सकता है, माने ये बड़ा भी हो सकते हैं, छोटा भी हो सकते हैं। और जब यह धूमकेतु अपने दीर्घवृत्तीय कक्षों में सूर्य का परिक्रमण करते हैं, जब ये धूमकेतु अपने दीर्घवृत्तीय कक्षों में सूर्य का परिक्रमण करते हुए जब सूर्य के समीप पहुंचते हैं तो सूर्य से जो प्राप्त ताप है, सूर्य के ताप से प्रभावित होकर इनके जमी हुई गैस तथा धूलकण तथा हिमकण आदि सरमिनेट यानी पूर्वपातिक होकर सूर्य के विपरीत दिशा में लाखों किलोमीटर दूर तक पुच्छ की भांति फैल जाते हैं और इसलिए इन्हें पुच्छ तारा भी कहा जाता है। और यह 2 प्रकार के होते हैं, एक सामयिक धूमकेतु होते हैं, एक असामयिक धूमकेतु होते हैं। यानी एक पीरियोडिक कमेंट्स होते हैं, एक नॉन पीरियोडिक कोमेट्स होते हैं। और जो सामयिक धूमकेतु है एक निश्चित समय अंतराल पर रात्रिकालीन असमान में दिखाई देती है। जो ये सामयिक धूमकेतु है एक निश्चित समय अंतराल पर रात्रिकाल में असमान में दिखाई देती है, जैसे कि हेलीपुच्छ तारा के रूप में दिखाई। जो हेलीपुच्छ तारा है वो प्रत्येक 75 से 76 वर्ष में पृथ्वी पर देखा जाता है एक बार। और उसके बाद धूमकेतु की संरचना देखें, जिससे हम इसके बारे में देखे थे कि ये सौरमंडल के सबसे बाहरी भाग में दिखाई देती है और धूलकणों से बनी हुई है। ये छोटी भी दिखाई देती है और बृहस्पति ग्रह के बराबर भी दिखाई दे सकती है। इसके आकार छोटा और बड़ा भी हो सकता है। जब ये सूर्य की ग्रहण परिक्रमा करती है, सूर्य के समीप जाती है, सूर्य के ताप से इसके जो हिमकण होते हैं, धूलकण तो पिघलते हैं, वहीं पुच्छ की भांति दिखाई देते हैं। और ये पृथ्वी जो इसमें एक हेलीपुच्छ तारा है, हेलीपुच्छ तारा प्रत्येक 75 से 76 वर्ष में पृथ्वी में एक बार दिखाई देते हैं। उसके बाद चंद्रमा के बारे में देखें। चंद्रमा की उत्पत्ति माना जाता है कि 4.4 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तो चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी माना जाता है पृथ्वी हुई। ये पृथ्वी से किसी विशाल कार्य या फिर कहा जाता है कि पृथ्वी में कोई विशाल काय वाले कोई उल्कापिंड टकराया और पृथ्वी के ये भाग ही कटकर बिखर कर हो गए थे, बाहर निकल गए थे। पृथ्वी से संयुक्त होकर ये चंद्रमा का रूप बना था। तो ये पृथ्वी से किसी विशाल काय उल्कापिंड से टकराने से पृथ्वी की विशालकाय उल्कापिंड से टकराने से पृथ्वी से ही बाहर निकले पदार्थ के एकत्रित होने से हुई है इसकी उत्पत्ति। और यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर औसत दूरी पृथ्वी से है और इसकी व्यास 1/4 है और इससे पृथ्वी का लगभग 1/4 इसका व्यास है। और इसकी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की 6वां हिस्सा है, अर्थात पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति 6 गुना है। और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की 6 गुना हिस्सा है और 6 गुना कम है। पृथ्वी चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति 6 गुना कम है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। घूर्णन देखें तो यह घूर्णन 27.3 दिनों में करता है। 27.3 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। और इसकी परिक्रमा देखें तो यह चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा की लगभग 27.5 दिनों में करता है। और घूर्णन एवं परिक्रमा लगभग समान होने के कारण समान होते हैं लगभग। ये 27.3 है घूर्णन वाले काल और जो ये परिक्रमा है 27.5 दिन है। और ये समान होने के कारण से ही पृथ्वी में चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। और चंद्रमास देखें, चंद्रमास किसे कहते हैं तो एक चंद्रमास में लगभग 29.5 दिन 29 दिन का होता है। एक चंद्रमास लगभग 29 दिन का होता है। अर्थात सौर्यमास की तुलना में सामान्यतः छोटा, यानी भारतीय पंचांग के समय की गणना के चंद्रमास के आधार पर ही की जाती है। लगभग छोटा चंद्रमा की सतह का लगभग
85% हिस्सा पठारी है। जो चंद्रमा है, चंद्रमा का लगभग 85% जो हिस्सा है वो पठारी क्षेत्र वाले हैं। यहाँ उच्च भूमि से भी युक्त हैं चंद्रमा में, और जबकि 15% हिस्सा जो है वो मैदानी है। और यहाँ 200 से अधिक ज्वालामुखी के गड्ढे यानी क्रेटर पाए जाते हैं। और यह क्रेटर ही पृथ्वी से देखने पर एक धब्बे की भांति यानी एक दाग की भांति दिखाई देते हैं। और चंद्रमा की कक्षा दीर्घवृत्तीय हैं, जिसमें वाम वृत्त दिशा में परिक्रमा करता है। और परिक्रमण पथ देखें तो परिक्रमण पथ में जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप होता है तो इसे उपभू कहते हैं। जब परिक्रमा करने के क्रम में जो चंद्रमा होते हैं पृथ्वी के जब समीप होते हैं उसे उपभू वाली स्थिति कहते हैं, जबकि जब अधिक दूर की दिशा में होते हैं उसे अपभू कहते हैं। और अमावस्या तथा पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक रेखीय दिशा में होते हैं, जिसे सजगी कहते हैं, इसलिए कभी कभी ग्रहण लगता है। और सजगी दो प्रकार के होते हैं, युति ये अमावस्या की दिशा में होती हैं, और व्युति जो है ये पूर्णिमा की दिशा में होती है। और प्रत्येक चंद्रमास में दो पखवाड़े होते हैं। दो पखवाड़े, जो पहला है जब चंद्रमा अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। प्रत्येक चंद्रमास में दो पखवाड़े होते हैं, यानी जो शुक्ल पक्ष और हम जो कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो जब चंद्रमा अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, जब चंद्रमा प्रकाश से अंधकार की ओर जाता है उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। उसके बाद यदि किसी एक कैलेंडर महीने में दो पूर्णिमा प्राप्त होती है, अगर हम कैलेंडर देखते हैं तो कभी कभी एक ही महीने में दो पूर्णिमा दिखाया जाता है कि दो पूर्णिमा है, तो किसी एक कैलेंडर महीने में एक महीने में दो पूर्णिमा प्राप्त होते हैं तो इसे हम ब्लू मून कहते हैं। और ऐसी घटना लगभग 3 वर्षों में एक बार देखी जाती है। और जब उपभू की दिशा में यानी जब ये उपभू की दशा में यानी चंद्रमा उस समय पृथ्वी के समीप होता है तो उपभू की दिशा में पूर्णिमा की प्राप्ति होती है, तो चंद्रमा का आकार जो है 7 से 14% से अधिक प्राप्त होता है। और इस दिशा को हम सुपर मून कहते हैं। और पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा लाल रंग की दिखाई देता है। संपूर्ण चंद्र ग्रहण के समय जो चंद्रमा है लाल रंग की दिखाई देता है, जिसे हम ब्लू मून कहते हैं, ब्लू मून से जाना जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप यानी उपभू की स्थिति में होता है तो चंद्रमा पृथ्वी पर बड़ा दिखता है और 14 से 17% बड़ा दिखाई देता है। और इससे की चमक भी बढ़ जाती है और पूर्णिमा होती है, और इसे ही सुपर मून और हिपर मून भी कहा जाता है, क्योंकि चमक और आकार में वृद्धि होती है, उपभू की स्थिति होती है, चंद्रमा उसमें पृथ्वी के समीप होता है। उसके बाद अब पृथ्वी के बारे में देखें तो इसके सबसे पहले आकार के बारे में देखें, यानी शेप ऑफ द अर्थ के बारे में देखें तो ये हमारी पृथ्वी का आकार अपने आप में विशिष्ट है। न तो यह पूर्णतः गोल दिखाई देती है, गोलाकार है, और न ही यह पूर्ण दीर्घवृत्तीय आकार यानी अंडाकार है। विषुवतीय क्षेत्र में जो पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्र में उभार लिए हुए हैं, जबकि ध्रुवों वाले इसके क्षेत्र में चपटापन पाया जाता है। पृथ्वी की आकृति को लध्वक्ष गोलार्ध या भूगोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और इसमें जैसे कि विषुवत जो त्रिज्या है, इससे कि पृथ्वी की जो विषुवत वाली त्रिज्या है, विषुवत त्रिज्या लगभग 6378.24 किलोमीटर है। और ध्रुवीय त्रिज्या इसकी लगभग 6356.87 किलोमीटर है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या अर्थात केंद्र से सतह की ओर की दूरी जो है वो 6371.11 किलोमीटर है। और हमारे पृथ्वी का सतही क्षेत्र लगभग 510 मिलियन वर्ष किलोमीटर है। उसके बाद विषुवतीय परिधि की इसकी लंबाई लगभग 4 है, जो ये पृथ्वी की परिधि की लंबाई है लगभग 4,75,000 किलोमीटर है। और पृथ्वी का औसत घनत्व
5.54 ग्राम प्रति सेकेंड की प्राप्ति होती है। और पृथ्वी की गतियों के बारे में देखें तो घूर्णन गति और परिक्रमण गति होते हैं। तो घूर्णन में देखें आरंभ में कुछ विद्वानों द्वारा भूकेंद्रिक विचारधारा प्रस्तुत किए गए थे, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी केंद्र में अवस्थित है और सूर्य तथा अन्य ग्रह जो तंत्र है पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। कुछ शुरू में यहीं पर चली थी, कुछ विद्वानों के मत था। और परंतु भारतीय विद्वान जो आर्यभट्ट हैं, आर्यभट्ट ने इस संकल्पना को नकारते हुए अपने पुस्तक आर्यभट्टिम में लिखा है कि सूर्य केंद्रित विचारधारा को प्रस्तुत किए हैं कि सूर्य केंद्र में है और जिसकी विस्तृत विवेचना सूर्य सिद्धांतिका में देखने को मिलती है। और उसके बाद इसके पश्चात्य जगत में जो पश्चिम वाले क्षेत्र हैं, पश्चात्य जगत में गैलीलियो जो है, पश्चिम के एक विद्वान है गैलीलियो द्वारा खोजे गए टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी यंत्र के माध्यम से इन्होंने जानकारी के आधार पर कोपरनिकस जो ये पश्चात जगत में जो ये एक विद्वान है गैलीलियो द्वारा खोजे गए टेलीस्कोप से प्राप्त जानकारी के आधार पर कोपरनिकस नामक विद्वान ने सूर्य केंद्रित अवधारणा के विस्तृत किए थे। जो ये गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी और इसी की टेलीस्कोप के माध्यम से ही कोपरनिकस ने सूर्य केंद्र में इसकी अवधारणा को विस्तृत किया था कि सूर्य केंद्र में है। और स्पष्ट है कि पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन के बारे में देखें तो हमारी पृथ्वी है अपने कक्ष के परित लट्टू की भांति घूर्णन करती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है, अर्थात वाड्य वृत्त दिशा में निरंतर गतिमान है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली वह काल्पनिक रेखा जो दोनों ही ध्रुवों को जोड़ती है उसे अक्ष कहा जाता है। जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली जो ये काल्पनिक रेखा जो दोनों ही ध्रुवों को जोड़ती है उसे अक्ष कहा जाता है। और ध्यान दें कि हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर लंबवत नहीं है, बल्कि झुकाव लिए हुए है। यह झुकाव लंब के सापेक्ष में 23.5 डिग्री का है, जबकि कक्षा तल के सापेक्ष में 66.5 डिग्री की झुकाव है। और हमारी पृथ्वी अपने इसकी झुकाव लंब के सापेक्ष में 23.5 डिग्री है और जबकि कक्षा तल पर यह 66.5 डिग्री पर है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है, जिससे हम नक्षत्र दिवस कहते हैं। और घूर्णन का प्रभाव से क्या हो सकता है? पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होती है। उसके बाद पवन का जलधाराओं की उत्पत्ति तथा घूर्णन की लाभ देखें क्या क्या होता है, प्रभाव क्या पड़ता है। तो घूर्णन की वजह से दिन रात होते हैं पृथ्वी पर। पवन एवं जलधाराओं की उत्पत्ति तथा विक्षेपण भी होता है। उसके बाद ज्वार भाटा की उत्पत्ति एवं कालावधि भी होता है। दिशाओं का निर्धारण भी होता है। पृथ्वी की आकार की यानी ज्योइड होता है और जिसका कारण भी पृथ्वी का घूर्णन है। उसके बाद ये पृथ्वी की आकार की है जिसका कारण भी पृथ्वी का घूर्णन है। इसमें पृथ्वी के घूर्णन बल के प्रभाव से विषुवतीय क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित बल काम करता है और इसलिए पृथ्वी का निर्माण के समय इसका अधिकांश मास विषुवतीय क्षेत्र एकत्रित हो गया और जिससे हमारा पृथ्वी के ध्रुवों में चपटापन तथा विषुवत क्षेत्रों में उभार लिए हुए नजर आते हैं। और उसके बाद घूर्णन की वजह से भू चुंबक तत्व की उत्पत्ति होती है। घूर्णन की वजह से मुख्य देशांतर रेखाओं का निर्धारण, समय तिथि निर्धारण होता है। घूर्णन की वजह से पृथ्वी से बाहर उपस्थित आकाश पिंडों का आभासी रूप से गति करते हुए दिखाई देना प्रतीत होता है, जबकि वास्तविक गति पृथ्वी की ही घूर्णन की वजह से ये सब होता है। उसके बाद पृथ्वी की परिक्रमा देखें तो चूंकि पृथ्वी एक ग्रह है इसलिए वह अपनी दूरी पर घूर्णन के साथ साथ अपने समीप चूंकि पृथ्वी एक ग्रह है इसलिए वह अपनी धुरी पर घूर्णन करता है। घूर्णन के साथ साथ ये अपने समीपी कार्य ये सूर्य की परिक्रमा भी करता है। सूर्य की परिक्रमा ये दिग्वृत्तीय में वानवर्त दिशा में करती है और यह यानी घड़ी की उल्टी दिशा में ये घूर्णन करती है और यह परिक्रमा लगभग 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट का होता है और इसे पृथ्वी का एक वर्ष माना जाता है। पृथ्वी का समान एक वर्ष 365 दिनों का है। यह
अतिरिक्त लगभग 6 घंटे प्रत्येक वर्ष होते हुए ठीक चौथे वर्ष लीप ईयर के रूप में होते हैं। लीप ईयर में 366 दिन के हो जाते हैं। फरवरी में जो 28 दिन होते हैं सामान्य वर्ष में, वो लीप ईयर में 29 दिन के हो जाती है। और पृथ्वी अपने दीर्घवृत्तीय कक्ष तल में औसत रूप से 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर गति करती है तथा पृथ्वी का अपने कक्षा तल के साथ झुकाव 66.5 डिग्री प्राप्त होता है। पृथ्वी की परिक्रमण का प्रभाव देखें, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव तो पड़ता है कि उपसौर और अपसौर की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी सूर्य के चतुर्थित परिक्रमा करती है और सूर्य से हमेशा बराबर दूरी पर नहीं होती है, बल्कि कभी पास होती है तो कभी दूर होती है, क्योंकि किसी भी दीर्घवृत्तीय कक्षा का एक केंद्र नहीं हो सकता। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे करीब होती है, यानी 147.3 मिलियन 3 बिलियन वर्ग किलोमीटर की दूरी पर होती है। तो 3 जनवरी को सबसे करीब होती है, सूर्य के सबसे करीब होती है। और इस दशा को हम उपसौर कहते हैं। इस दशा को हम उपसौर कहते हैं। जबकि 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी पर होती है, यानी 192 मिलियन मीटर किलोमीटर प्रति किलोमीटर की दूरी पर होती है। तो इस दशा को हम उपसौर कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप होता है तो उपसौर कहते हैं, जब दूर होता है तो अपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के समीप होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। और जब ये सूर्य के से दूर होती है, जब सूर्य के नज़दीक होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, जब दूर होती है उसे हम अपसौर कहते हैं। और जब नज़दीक होती है 3 जुलाई को सूर्य के समीप होती है, उपसौर वाला स्थिति होती है। 4 जुलाई को सबसे दूर होती है सूर्य से, उसे हम अपसौर कहते हैं। और ध्यान देने की बात यह है कि जनवरी के महीने में पृथ्वी सूर्य के समीप होने के बावजूद भी उत्तरी गोलार्ध में करारे की ठंड भी पड़ती है। तो इसलिए क्योंकि जिसका कारण ठंडी क्यों पड़ती है, क्योंकि समीप होते हुए भी ठंड पड़ती है, क्योंकि इसका कारण यह है कि सूर्य के दक्षिणायन यानी दक्षिणन गोलार्ध में कर्क रेखा के आस पास होना है। जो सूर्य है दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन होने की दिशा होती है। दक्षिणायन होने की दिशा में सूर्य कर्क रेखा के आस पास होता है, न कि समीपता के पास होती है, क्योंकि सूर्य जो है दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन होने की दशा होती है उस समय। और दक्षिणायन में सूर्य कर्क रेखा के आस पास उसकी किरणें पड़ती है, इसलिए नहीं तिरछी किरणें पड़ती है, इसलिए समीप होने की वजह से भी पृथ्वी पर जनवरी में ठंडी पड़ती है। अब जून और जुलाई की स्थिति में सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर होती है, यानी अपसौर वाली स्थिति होती है, फिर भी वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो जून से जुलाई की स्थिति में इसके ठीक विपरीत दिशा प्राप्त होती है, अर्थात सूर्य सर्वाधिक दूरी पर होता है, परंतु सूर्य उत्तरायण होता है। उत्तरायण के कारण ही संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों के प्रभाव होते हैं। और दिन एवं रात्रि की अवधि के अंतर देखें, दिन और रात्रि की अवधि के अंतर देखें तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध पर होता है तो दिन लंबे होंगे। जब सूर्य अगर उत्तरी गोलार्ध में होगा तो सूर्य लंबे होंगे तथा जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होते हैं तो दिन लंबे होते हैं, लंबी दिन होती है तथा रात्रि वहाँ छोटी होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जब अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबी और रात छोटी होगी। और ठीक वहीं विपरीत दिशा में अगर सूर्य उत्तरी ही दिशा में है तो दक्षिणी गोलार्ध में ठीक उसी समय रात्रि लंबी होगी और दिन छोटी होंगे। और जब पुनः सूर्य अगर दक्षिणी गोलार्ध में चले गए हैं, दक्षिणी गोलार्ध में अगर सूर्य हैं तो दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति में अगर सूर्य हैं तो वहाँ रात्रि लंबी एवं दिन छोटे होते हैं। और दोनों के विपरीत जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होते हैं तो उत्तर और दक्षिण दोनों ही गोलार्धों में दिन और रात्रि की अवधि बराबर प्राप्त होती है। जब सूर्य दिन और रात्रि के निर्धारण में, जैसे कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध पर होता है तो दिन लंबे होंगे तथा रात्रियाँ छोटी होगी।
और दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसी समय पर रात्रि लंबी होगी एवं दिन छोटे होते हैं। और पुनः जब सूर्य अगर दक्षिणी गोलार्ध में चले गए, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में चले गए हैं, दक्षिणी गोलार्ध में रात्रि लंबी होगी एवं दिन छोटे होते हैं। और दोनों के विपरीत जब सूर्य विषुवत रेखा पर अगर होते हैं, सूर्य विषुवत रेखा पर होता है तो उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात्रि की अवधि जो है बराबर होती है। ऋतु परिवर्तन देखें तो हमारी पृथ्वी के समय अंतराल 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु जो मई जून जुलाई होती है, शरद ऋतु जो अगस्त सितंबर अक्टूबर, शीत ऋतु जो नवंबर दिसंबर जनवरी, बसंत ऋतु जो फरवरी मार्च और अप्रैल है। 4 क्रांतियों की प्राप्ति भी होती है। कर्क क्रांति, उसके बाद कर्क क्रांति हो गई। तो कर्क क्रांति जब है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो इस स्थिति पर लगभग ये जो स्थिति है जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, यह स्थिति 21 जून को प्राप्त होती है। और शरद जो दूसरी क्रांति है, दूसरी संक्रांति है शरद वृषभ संक्रांति जो है, ये तो वृषभ संक्रांति से आशय है कि जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमके, लंबवत चमके, तो ऐसी स्थिति वर्ष में 2 बार प्राप्त होती है। एक 21 मार्च को प्राप्त होती है, जिसे हम बसंत वृषभ कहते हैं, और दूसरा 23 दिसंबर को चमकती है, जिसे हम शरद वृषभ संक्रांति कहते हैं। तीसरी संक्रांति है मकर संक्रांति। तो जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है तब ऐसी स्थिति 22 दिसंबर को प्राप्त होती है। और उसके बाद इसके प्रभाव देखें, इसके प्रभाव क्या पड़ सकते हैं सबका। तो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन अर्थात 360 डिग्री की दूरी तय करती है और 23 घंटे 56 मिनट में पूरी करती है, जिसे सेड्रल डे यानी नक्षत्र दिवस कहा जाता है। तो जो सेड्रल डे है, तो जिसे सेड्रल डे के नाम से भी जाना जाता है, नक्षत्र दिवस है, इसे सेड्रल दिवस के नाम से जाना जाता है। परंतु घूर्णन के साथ साथ अपनी कक्षा में पृथ्वी एक दिन में लगभग 1 डिग्री की दूरी तय करती है और कर चुकी होती है, जिसे प्राप्त करने में उससे 3 सेकेंड 56 मिनट का समय अतिरिक्त प्राप्त होते हैं। अर्थात अतिरिक्त प्राप्त होता है, अर्थात कुल मिलाकर 24 घंटे ये सब होते हैं। और अंत इसमें हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक घूर्णन अर्थात 360 डिग्री की दूरी पर, हमने देखा कि 360 डिग्री पर पृथ्वी जो है 360 डिग्री की दूरी तय करती है, 23 घंटे 56 मिनट में पूरी कर लेती है। और जिससे सेड्रल हम देख करते हैं यानी नक्षत्र दिवस कहते हैं। परंतु घूर्णन के साथ साथ इसे अपनी कक्षा में निरंतर परिक्रमा भी करना पड़ता है। तो परिक्रमा भी करती है, एक दिन में ये लगभग 1 डिग्री परिक्रमा करती है, 1 डिग्री परिक्रमा करती है, 24 घंटे में 1 डिग्री परिक्रमा करती है। और परिक्रमा पथ में आगे बढ़ जाती है करके, और जिससे तय करने में, इसे प्राप्त करने में सूर्य को 3 मिनट 56 सेकेंड अतिरिक्त समय लगता है। इसलिए इस सौर दिवस को सेड्रल दोनों को मिलाकर, सौर दिवस और सेड्रल दोनों को मिलाकर 24 घंटे का प्राप्त होता है। पृथ्वी जो है एक दिन यानी 12 घंटे में 1 डिग्री परिक्रमा पूरा करती है, पूरा करके अपने पथ पर आगे बढ़ती है। और उसके बाद सूर्य को 3 मिनट 56 सेकेंड अतिरिक्त समय लेती है पूरा परिक्रमा करने में। और इसलिए एक सौर दिवस और सेड्रल को दोनों को मिला दिया जाता है, और दोनों के मिलाने पर 24 घंटे प्राप्त होते हैं, जिसे 24 घंटे मान लिया जाता है। और उसके बाद मुख्य अक्षांश देशांतर का निर्धारण देखें तो कर्क एवं मकर रेखाओं का निर्धारण सूर्य के लंबवत किरणों की प्राप्ति के आधार पर किया जाता है, जबकि आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त का निर्धारण सूर्य की तिरछी किरणों की प्राप्ति के अधिकतम दूरी के आधार पर की जाती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं में देखें, सबसे पहले अक्षांश रेखा देखें। तो इसे अक्षांश रेखा में सबसे पहले अक्षांश बिंदु के बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी की केंद्र एवं कक्षा तल या कक्षा जो पक्ष है, कक्षा पक्ष के सापेक्ष सतह पर प्राप्त होने वाली जो कोणीय बिंदु होती है, उसी बिंदु को हम अक्षांश बिंदु कहते हैं। सामान्य अक्षांश बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं।
इसकी विशेषताएं देखें तो दोनों ध्रुवों के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा को, दोनों ध्रुवों के मध्य से गुजरती है, तो दोनों ध्रुवों के मध्य से गुजरने वाली इस अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। और यह पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित भी करती है, जिसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और इसे 0 डिग्री द्वारा प्रदर्शित, जो विषुवत है इसे 0 डिग्री द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित भी करता है। और विषुवत रेखा के सापेक्ष दोनों ही, विषुवत रेखा के सापेक्ष दोनों ही, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है जिसे हम 0 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं, इसके विषुवत रेखा के सापेक्ष दोनों ही गोलार्ध में एक एक डिग्री पर 90 अक्षांश बिंदु प्राप्त होते हैं। जो ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के सापेक्ष दोनों ही गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों ही गोलार्धों में एक एक डिग्री पर 90 अक्षांश बिंदु प्राप्त होते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में 90 बिंदु प्राप्त होंगे और दक्षिणी गोलार्ध में 90 बिंदु प्राप्त होंगे। और एक अक्षांश यानी एक क्वार्टर बराबर एक क्वार्टर बराबर 181 अर्थात पृथ्वी पर कुल 181 बिंदु प्राप्त होते हैं। और क्योंकि 90 उत्तरी गोलार्ध के, 90 दक्षिणी गोलार्ध के, तो 180 हो गए। और जो विषुवत रेखा वाले हैं, विषुवत रेखा के मिलाते हैं तो 181 हो गए, तो इतने अक्षांश प्राप्त होते हैं। और प्रत्येक अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त यानी कंप्लीट सर्कल में प्राप्त होती है। जो प्रत्येक अक्षांश बिंदु है कंप्लीट सर्कल में प्राप्त होती है। और परंतु दोनों ही ध्रुव वृत्त न प्राप्त हो, दोनों ध्रुव में वृत्त प्राप्त नहीं होते हैं, दोनों ही ध्रुव जो है वो वृत्त न प्राप्त होकर बिंदु के रूप में प्राप्त होते हैं। और इसलिए यह अक्षांश बिंदु 181 है, तो अक्षांश रेखाएं जो अक्षांश ये बिंदु होते हैं 181 प्राप्त होते हैं, तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 179 ही प्राप्त होते हैं। और विषुवत रेखा विभिन्न अक्षांश रेखाओं में से सबसे बृहद है। जो विषुवत रेखा है विभिन्न अक्षांश रेखाओं में से सबसे बृहद है, इसलिए इसे ग्रेट सर्कल यानी महान वृत्त भी कहा जाता है। विषुवत रेखा की तुलना में 60 डिग्री की अक्षांश रेखा की आधी प्राप्त होती है। जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा की तुलना में 60 डिग्री की अक्षांश रेखा की लंबाई आधी होती है, जबकि 75 डिग्री की अक्षांश रेखा की लंबाई, विषुवत रेखा की लंबाई विषुवत रेखा की 1/4 होती है। और विषुवत रेखा के समीप दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, विषुवत रेखा के समीप दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है, मध्य की दूरी 110.569 किलोमीटर प्राप्त होते हैं, जबकि ध्रुवों के समीप 111.70 किलोमीटर प्राप्त होते हैं। जो विषुवत रेखा के समीप जो दो अक्षांश होंगे, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होगी 110.569 किलोमीटर प्राप्त होते हैं, जबकि ध्रुवों के समीप ये रेखाओं की लंबाई 111.70 किलोमीटर प्राप्त होते हैं। अर्थात विषुवत रेखा से ध्रुवों की अगर हम ओर जाते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी आंशिक रूप से बढ़ते चले जाते हैं, जिसका कारण पृथ्वी की ध्रुवों में चपटापन है, क्योंकि चपटापन वहां पाए जाते हैं, जबकि विषुवत रेखा के आसपास उभार लिए हुए हैं। इसलिए विषुवत से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ध्रुवों की ओर ज़्यादा प्राप्त होते हैं। उसके बाद देशांतर के बारे में देखें तो ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होती है। तो पृथ्वी की सतह से गुजरने वाली वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से जोड़ती है, पृथ्वी की सतह से जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ती है, उन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाओं की विशेषताएं देखें तो ये लंबन के समीप ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर यानी प्राइमर मेनेरियर कहा जाता है। जो ये लंबन के समीप ग्रीनविच से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर कहा जाता है। इसे 0 डिग्री द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
यह ग्रीन बीच रेखा से, जो ये ग्रीन बीच रेखा है, इसे 0 डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है। और ग्रीन बीच रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 गोलार्धों में काटती है। इसके पूर्व भाग इसके पूर्व भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाती है, पश्चिम भाग पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानी जाती है। और पूर्वी गोलार्ध में खींची हुई देशांतर रेखाओं की संख्या 180 है। और ठीक इसी प्रकार पश्चिमी गोलार्धों की भी रेखा 180 देशांतर प्राप्त होते हैं। उसके बाद इस प्रकार से पृथ्वी में कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 प्राप्त होती है। 360 प्राप्त होती है। ध्यान देने की बात यह है कि पृथ्वी के जो बाह्य परिधि है, बाह्य परिधि को यह एक वृत्त मान लिया जाता है, तो इसमें अधिकतम 360 डिग्री ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए 180 डिग्री पूर्वी इन गोलार्ध में है और पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 होंगे। तब पश्चिमी देशांतर 2 अलग देशांतर न होकर एक ही प्राप्त होंगे। 180 रेखा पूर्वी गोलार्ध में, 180 रेखा पश्चिमी गोलार्ध में होंगे। लेकिन यहाँ जो बाह्य परिधि है, बाह्य परिधि को यही एक वृत्त मान लिया जाता है, इसे एक वृत्त मान लिया जाता है। उसमें अधिकतम 360 डिग्री प्राप्त हो जाते हैं, मान लिया जाता है। और इसीलिए 180 जो डिग्री होंगे, 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर को अलग देशांतर न होकर एक ही मान लिया जाता है। अर्थात ग्रीन बीच लाइन को भी मिलाने पर कुल देशांतर रेखाओं को और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 ही प्राप्त होते हैं। और अक्षांश रेखाएं ध्रुवों को छोड़कर पूर्व वृत्त प्राप्त होती है, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है। जो अक्षांश रेखाएं हैं ध्रुवों को छोड़कर पूर्ण वृत्त प्राप्त होती है वहाँ, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त में प्राप्त होती हैं। और कोई भी इनकी तुलना हम करके देखें, जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं, तो अक्षांश देशांतर रेखाओं में तुलना देखें, जो अक्षांश रेखाएं हैं ध्रुवों को छोड़कर पूर्ण वृत्त जैसी प्राप्त होती है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो अर्धवृत्त में प्राप्त होती हैं, आधा भाग में प्राप्त होती हैं। और कोई भी अक्षांश रेखा हमेशा ही एक दूसरे के समानांतर होती हैं, परंतु 2 देशांतर रेखाएं दोनों ही ध्रुवों में एक दूसरे से संयुक्त हो जाती है। जो ये अक्षांश रेखाएं हैं हमेशा एक दूसरे के समानांतर होगी, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो एक दूसरे को ध्रुवों को अगर 2 रेखाएं होंगी देशांतर रेखाएं, तो ध्रुवों में एक दूसरे से संयुक्त हो जाती है। और इसलिए 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, क्योंकि ये जो समानांतर थी अक्षांश रेखा, तो विषुवत से हम ध्रुवों की ओर जाते थे, ये बढ़ती थी। लेकिन ये देशांतर रेखाएं हैं ये अर्धवृत्त हैं। और ये अगर 2 रेखाएं अगर होती हैं तो ध्रुव एक दूसरे से संयुक्त होकर मिल जाती हैं, जोड़ती हैं। और इसलिए 2 देशांतर अगर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुवों की ओर जाएं तो ये घटती जाती है इनकी दूरियां। यदि किसी एक अर्ध देशांतर रेखा को वृत्त बना दिया जाए तो उसके लिए दिए गए देशांतर मान को विषुवत गोलार्ध के 180 डिग्री घटाया जाता है। और जैसे यदि 160 डिग्री पूर्वी देशांतर को पूर्ण वृत्त बनाना होता है तो हमें 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री करना होता है, यानी 20 डिग्री अर्थात 20 से वेस्ट की देशांतर की आवश्यकता होती है। और प्रत्येक अक्षांश रेखाएं विभिन्न देशांतर रेखाओं को हमेशा ही षणकोण यानी 90 डिग्री पर काटती हैं, जिससे निम्नलिखित चित्र भी हम बना के देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसे जो अक्षांश रेखाएं हैं ये उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध से रेखा होती है, और जो देशांतर रेखाएं होती है पूर्व से पश्चिम होती हैं। अगर इनके बीच में अगर हम बनाएं तो इससे चरखुट्टी की तरफ प्राप्त होती हैं। प्रत्येक अक्षांश रेखाएं विभिन्न देशांतर रेखाओं को हमेशा ही षणकोण पर, इसके हमेशा कोण पर 90 डिग्री पर काटती हैं। अगर इसे देखेंगे तो पृथ्वी की सतह पर खींचे गए जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं एकदम जाल के जैसे प्रतीत होती है। ऐसे जाल को हम ग्रेटिक्यूल कहते हैं, जबकि 2 अक्षांश रेखाओं एवं 2 देशांतर रेखाओं के मध्य क्षेत्र को ग्राइड कहते हैं, यानी चरखुटे की भांति दिखती है। और ग्लोब पर ग्रेटिक्यूल जो है वो ग्रेटिक्यूल का निर्माण का उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर उपस्थित किसी भी बिंदु की अवस्थिति को बताना होता है। और उसके बाद देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण भी करती है। जो देशांतर रेखाएं हैं इसी से समय का निर्धारण होता है। जैसे कि ध्यान देखिए, अगर हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा करती है, अर्थात 360 डिग्री देशांतर का घूर्णन, स्पष्ट है कि एक घंटे में जो पृथ्वी है 1 घंटे में 15 डिग्री
दूरी तय करती है, अर्थात 4 मिनट में 1 डिग्री एक घूर्णन पूरा कर लेती है। और इस आधार पर पृथ्वी के सतह पर उपस्थित दो स्थानों के मध्य का समय अंतराल ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूर्णन दूरी तय कर लेती है, घूर्णन करके दूरी तय कर लेती है, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूर्णन करती है। और इसी आधार पर अगर पृथ्वी पर दो स्थान उपस्थित है तो 2 स्थानों के मध्य की अगर दूरी क्या होगी, समय अंतराल क्या होगा, इसी के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। और संपूर्ण दुनिया में समय का निर्धारण स्थानीय समय देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है, जबकि मानक समय रेखा ग्रीनविच लाइन को ही माना जाता है, क्योंकि संपूर्ण दुनिया में जो समय का निर्धारण होगा देशांतर रेखाओं से ही होता है, और मानक जो रेखा माना गया है वो ग्रीनविच को माना गया है, इसे 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। और भारत की स्थानीय समय रेखा जो है 82 डिग्री है, 82 डिग्री पूर्व है, जो कि ग्रीनविच लाइन से लगभग 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और भारत की यह समय रेखा प्रयागराज के समीप जो नैनी नामक स्थान से ये रेखा गुजरती है। और भारत का लगभग पूर्वी और पश्चिमी विस्तार लगभग 30 डिग्री का है, और इससे अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर एवं गुजरात के पश्चिमी किनारे तक लगभग 2 घंटे का समय अंतराल प्राप्त होती है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 2 घंटे का अंतराल होता है। और ध्यान देने की ये बात है कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक घूर्णन पूरा करती है, इसलिए 1 घंटे में 360, अगर 1 घंटे में ये 15 डिग्री तय करती है, तो इसके निकालने के लिए कि कैसे 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तो हम 360 में 24 से भाग दे देंगे तो इससे हम प्राप्त हो जाएगा, इसलिए दूरी हमारी प्राप्त हो जाएगी। तो 1 घंटे में ये 15 डिग्री दूरी तय करती है, और 1 डिग्री 4 मिनट में दूरी तय करती है। इस आधार पर विश्व के तमाम अवस्थितियों के मध्य समय अंतराल की गणना किए जा सकते हैं, देशांतर के आधार पर समय का गणना किया जाता है। और उल्लेखनीय है कि भारत में एक ही टाइम जोन है, परंतु क्योंकि 2 घंटे के अंतराल होते हैं, फिर भी पूर्व से लेकर पश्चिम में 2 घंटे की अंतराल होती है, फिर भी भारत में एक ही टाइम जोन माना गया है, परंतु एशिया में पूर्वी और पश्चिमी विस्तार के अधिकतम समय का अंतराल होती है। इस कारण 11 टाइम जोन प्राप्त होते हैं, और उत्तर अमेरिका में 7 टाइम जोन प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्रों में जाने पर वहाँ टाइम बदल जाता है। अगर हम जो उत्तरी अमेरिका है, अगर हम जाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में तो वहाँ टाइम की चेंज होती है, क्योंकि यहाँ 7 टाइम जोन पाए जाते हैं। उसके बाद तिथि या समय निर्धारण के बारे में देखें तो विश्व स्तर पर तिथि और दिन का निर्धारण, तो विश्व स्तर पर तिथि या दिन का निर्धारण 180 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है, जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि लाइन भी कहा जाता है। तो पश्चिमी और इसके पूर्वी भाग में देखें, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन पश्चिमी छोर और इसके पूर्वी छोर वाले में देखें, तो अगर दोनों में 12 घंटे होते हैं, जो पश्चिमी होते हैं 12 घंटे पीछे होते हैं, पूर्व में 12 घंटे आगे होते हैं। तो जो पश्चिम है, अगर यहाँ पर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय छोर में, और अंतर्राष्ट्रीय छोर के जो पश्चिमी भाग हैं जहाँ 12 घंटे पीछे होते हैं, और उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो पूर्वी छोर है इसके यहाँ 12 घंटे आगे होते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर एक दिन का समय अंतराल प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है दोनों पूर्वी और पश्चिमी में 1 दिन का समय अंतराल प्राप्त होते हैं, जैसे पूर्वी दिशा हमेशा 1 ही दिन आगे होती है, जबकि पश्चिमी देशांतर 1 दिन पीछे होते हैं। अर्थात यह मान लिया जाता है कि वर्तमान में पूर्वी देशांतर पर रविवार है तो ठीक उसी समय पश्चिमी देशांतर में शनिवार का दिन होगा, और क्योंकि 1 दिन पीछे होगा। और उसके बाद सभी देशांतर रेखाएं ग्लोब पर सीधी रेखा के रूप में खींची गई है, लेकिन सीधी रेखा नहीं है। और देशांतरीय जो रेखा है, जो ये सभी देशांतर रेखाएं हैं ग्लोब पर सीधी रेखाएं खींची गई है, लेकिन ये सीधी नहीं है, कि परंतु अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी ना होकर ये टेढ़ी मेढ़ी है। और क्योंकि यदि इसे सीधा रखा जाए तो इसे सीधा अगर हम रखते हैं तो पृथ्वी पर कई द्वीपीय देश हैं, कई द्वीपीय देशों के मध्य गुजरती है।
जिससे एक ही द्वीप में दो भाग हो जाएंगे, अलग अलग तिथियां हो जाएगी। और ऐसा नहीं होने के लिए ही बनाने के लिए से मैंने एक ही तिथि मैंने अलग अलग तिथि ना हो, एक ही द्वीप में अलग अलग तिथि ना हो, इसलिए इसे टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है। बस ग्लोब पर आसानी के लिए इसे सीधा दिखाया गया है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड अर्थ के बारे में देखते हैं, यानी पृथ्वी का सौर तंत्र की उत्पत्ति के बारे में हम देखें तो इसके संदर्भ में व्याख्याएं दो प्रकार के सैद्धांतिक मतों का देखने को मिलते हैं। जैसे एक क्लासिकल थ्योरी यानी शास्त्रीय सिद्धांत, एक मॉडल थ्योरी यानी आधुनिक सिद्धांत। जो क्लासिकल थ्योरी है, शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत मिलने वाली व्याख्याएं चूंकि धर्म ग्रंथों पर आधारित होते हैं, जैसे बाइबल, पुराण एवं भारतीय हिंदू पौराणिक ग्रंथ हो गए, और यह ग्रंथ आस्था एवं विश्वास पर आधारित होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता, और इसलिए इसमें प्रस्तुत किए गए मतों का अध्ययन आवश्यक नहीं है। और मॉडर्न जो थ्योरी है यानी आधुनिक जो सिद्धांत है, इसमें देखें तो आधुनिक सिद्धांत के मत तर्क पर विज्ञान आधारित हैं। ये जो आधुनिक सिद्धांतिक तर्क हैं ये विज्ञान आधारित हैं, जिन्हें दो वर्गों में विभाजित करके देखा गया है। एक है एक तारक संकल्पना और दूसरा है द्वितारक संकल्पना। जो पहला है मोनेस्टिक थ्योरी और दूसरा है ड्यूलिस्टिक थ्योरी। मोनेस्टिक थ्योरी यानी एक तारक संकल्पना जो है, एक तारक संकल्पना के समर्थक जो एक तारक संकल्पना के समर्थक हैं, इसके जो समर्थक हैं, इनके समर्थकों का विचारक हैं कि ऐसा मत मानते हैं कि हमारे सौर तंत्र की उत्पत्ति एक ही आकाश पिंड से हुई है, जिसके प्रमुख समर्थक में जैसे गैसी संकल्पना दी है। जो गैसी संकल्पना दी है उनका नाम है इमैनुअल कास्ट महोदय हैं। उसके बाद नेबुला या निहारिका संकल्पना दिए गए हैं। ये निहारिका और नेबुला वाला सिद्धांत जो दिए हैं इनका नाम है लप्लास महोदय हैं। और उसके बाद विस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग की थ्योरी जो दी है ये जॉर्ज एलिमिटेरी ने दी है। और उसके बाद द्वितारक जो संकल्पना दी है, द्वितारक संकल्पना यानी डुअलिस्टिक जो थ्योरी है, इसके विचारकों का मत है कि हमारा सौर तंत्र यानी जो सोलर सिस्टम है दो या दो से अधिक आकाश पिंडों के संयोग से उत्पन्न हुई है। इसके समर्थन में निम्नलिखित प्रमुख और सिद्धांत हैं और प्रमुख विद्वान हैं, जैसे कि ग्राहनु संकल्पना, इसे चैम्बरलिन और माल्टोस ने दिए हैं। ज्वारीय संकल्पना इसे जिन्स एवं जेफरी ने दी है। युग में तारक संकल्पना इसे रसेल महोदय ने दी है। नोचा तारा संकल्पना इसे हाइपर एवं लिरिटन ने दी है। उसके बाद अंतरआकाशीय धूल बादल संकल्पना जो इसे आर्टोर स्मिथ ने दिए हैं। वर्तमान में इन सब में से सर्वाधिक प्रमाणिक सिद्धांत जॉर्ज लिमिटेड द्वारा जो प्रस्तुत किए गए हैं बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट वाले जो सिद्धांत हैं उससे ही ज़्यादा प्रमाणित है वर्तमान में। और भू